हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो डेविएशन एंड जर्मर एक दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिल करके एक एक्सपेरिमेंट किया था कि यही प्रूफ करके बता दिए थे कि जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल सही है। तो पहले हम लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या इसके बारे में पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बात कर लेंगे इसके बारे में जो है सो उन्होंने क्या कहा था। तो ये आज का क्लास का हेडिंग रहेगा डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो 1924 में एक साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था डी ब्रोगली। तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था, जैसे कि उसका नाम ऐसे ही लिखा जाता है, शुरू होता है स्मॉल डी से, उसको ब्रोगली, या इसको आप प्रोनाउंसिएशन देखा जाए तो इसको डी ब्रोय भी कहते हैं। 1924 में उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था, डी ब्रोगली 1924 में एक हाइपोथेसिस दिया था कि अगर कोई भी मूविंग पार्टिकल है, तो वो एक वेव कैरेक्टर शो करता है। अगर वो रेस्ट में है तो पार्टिकल नेचर है, अगर जैसे ही मूव करना स्टार्ट हो जाता है तो उसके अंदर एक नया कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है जिसको हम लोग वेव कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं या वेव प्रॉपर्टी। तो उन्होंने अपने हाइपोथेसिस में बताया था कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज़ वेव एसोसिएटेड with it। ये एक अभी सिर्फ एक हाइपोथेसिस, सिर्फ ये एक स्टेटमेंट है, और उन्होंने बता दिया कि अगर कोई पार्टिकल जैसे ही मूव करना स्टार्ट करता है तो उसके अंदर एक नया कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है जिसको कहते हैं हम लोग वेव कैरेक्टरिस्टिक। क्योंकि इससे पहले जो है सो हम लोग फेनोमेना पढ़ चुके हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 1905 में हुआ था। उनके बाद जो है सो लाइट जो कि रेडिएशन है उनको वेव माना जाता है, वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है पार्टिकल नेचर का। तो मतलब वेव जब पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव कर सकता है या पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक रख सकता है, तो कोई भी पार्टिकल है वो भी वेव कैरेक्टरिस्टिक रख सकता है। क्योंकि इसके पास जो रीजन था, इन्होंने बस यही बताया था कि जो सिमेट्री जैसे कि नेचर है उसमें सारा के सारी चीज़ सिमेट्री है। जैसे कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, उसी तरह से एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब इन्होंने बताया कि रेडिएशन जबकि वेव माना जाता है, जैसे कि रेडिएशन जो भी है वो वेव है, जब उसमें देखा कि जब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फेनोमेना को ये परफॉर्म कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर पार्टिकल प्रॉपर्टी भी मौजूद है। तो जस्ट इसका उल्टा भी हो सकता है कि जो भी पार्टिकल है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ वेव प्रॉपर्टी है। तो इसी बात को 1927 में, क्योंकि ये हाइपोथेसिस दिया गया था 1924 में, और 1927 में जो डेविएशन एंड जर्मर जो कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, दोनों मिल करके ये प्रूफ कर दिया कि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्रैक्शन शो करता है। डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंटली शोज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन शोज डिफ्रैक्शन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिफ्रैक्शन जो है ये वेव प्रॉपर्टी है। ये डिफ्रैक्शन जो है ये वेव का प्रॉपर्टी है। जिस तरह से पार्टिकल के पास जानते हैं कि पार्टिकल के पास मोमेंटम होता है, उसी तरह से जो डिफ्रैक्शन है वो वेव का प्रॉपर्टी, जैसे कि डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ये सारे के सारे फेनोमेना जो हम लोग वेव ऑप्टिक्स के अंदर कवर कर लिए हैं, ये सारे के सारे वेव को सपोर्ट करता है क्योंकि ये वेव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से साबित हो चुका है, जो इसके द्वारा जो डी ब्रोगली के द्वारा जो दिया गया था हाइपोथेसिस कि अगर कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो अपने साथ एक वेव कैरेक्टरिस्टिक भी रखता है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो उसके 3 साल बाद ही हुआ, तो उन्होंने साबित कर दिया कि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बड़े पार्टिकल के लिए तो साबित अभी नहीं हो पाया है, लेकिन जो एलिमेंट्री पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, एटम है, प्रोटॉन है, ये सब के लिए साबित हो चुका है कि
जो जब वो फास्ट मूव करता है, मतलब फास्ट मूविंग होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं, तो इसका जो स्पीड होता है वो 10⁶ मीटर पर सेकेंड होता है। तो उस सिचुएशन में ये इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है। इसी के द्वारा जो है सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो है सो मान के चलिए कंस्ट्रक्शन हुआ, और उनसे जो है सो कोई भी चीज़, छोटे से छोटे चीज़ों को बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। और इतना ही नहीं, 1928 में G.P. थॉमसन, ये है J.J. थॉमसन का बेटा जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। तो ये G.P. थॉमसन, उन्होंने भी जो है सिमिलर, मतलब इसका सेटअप अलग था, और ये भी प्रूफ कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है डिफ्रैक्शन शो करता है। ये भी प्रूफ कर दिया जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी शो करता है। तो J.P. थॉमसन और डेविसन दोनों को जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसके लिए। तो यहाँ से साबित हो चुका है कि जो भी हाइपोथेसिस दिया गया था डी ब्रोगली के द्वारा वो बिल्कुल सही है, और यहीं से क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत हो चुकी है। जो भी क्वांटम फिजिक्स में अगर देखेंगे तो वहाँ पे जो पार्टिकल हम लोग स्टडी करते हैं बहुत ही स्मॉल साइज, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का साइज भी देखा जाए तो बहुत ही छोटा होता है, नेकेड आई से तो हम लोग देख भी नहीं सकते हैं। तो अब ये किस तरह से ये प्रूफ किया था उसका हम लोग एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना ही है डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो ये तो बात बेसिक थी। अब हम लोग आते हैं मेन अपने काम पे। तो इन्होंने जिस तरह से एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया था उसका हम लोग जो है सो एक डायग्राम देखते हैं, उसके बाद जो जो कंक्लूजन निकला उसके बाद उसका भी हम लोग एक करके डील करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप ले रहे हैं हम लोग डेविसन एंड जर्मर के द्वारा, क्योंकि G.P. थॉमसन के द्वारा जो किया गया था वो अपने सिलेबस में नहीं है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो इन्होंने सबसे पहले लिया कि टंगस्टन वायर, जैसे कि ये देख रहे हैं टंगस्टन वायर है, अब इसको कनेक्ट कर दिया है लो टर्मिनल बैटरी से। इसको लो टर्मिनल मतलब LT बैटरी, लो टर्मिनल बैटरी मतलब इसका सिर्फ काम है कि अभी देखा जाता है कि क्या है, टंगस्टन का फिलामेंट है, टंगस्टन फिलामेंट। आप जानते हैं कि फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का जनरली लिया जाता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही हाई होता है। और इस पे इन्होंने कर दिया बेरियम ऑक्साइड का कोटिंग, मतलब इसके ऊपर जो है सो बेरियम ऑक्साइड कर दिया कोटिंग, इस पे कर दिया है कोटेड विथ बेरियम ऑक्साइड। बेरियम ऑक्साइड जो है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देता है। जैसे कि मान के चलिए अभी लो टर्मिनल बैटरी से इसको हम कनेक्ट कर दिए हैं, मान लिए कि ये 6 वोल्ट का है, ये अप्रोक्स वैल्यू लिया है। तो अब यहाँ से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो आप जानते हैं कि टंगस्टन वायर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाईली रेसिस्टिव होते हैं। हाईली रेसिस्टिव होने की वजह से क्या कि हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा जल्दी से। जैसे ही हीट प्रोड्यूस करेगा तो इसके ऊपर जो है सो बेरियम ऑक्साइड का कोटिंग कर दी हम लोग। यहाँ पे जो मोटा करके दिखाए हैं यहाँ से पता चल रहा है कि बेरियम ऑक्साइड का कोटिंग कर दी है, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा। और इनके सामने एक रखा गया है सिलेंडर, और सिलेंडर के अंदर जो है सो फाइन होल कर दिया। इसको इलेक्ट्रॉन गन भी कहा जाता है, अगर किताब वगैरह देखेंगे तो इसको इलेक्ट्रॉन गन भी। मान के चलिए यहाँ से जो है सो इलेक्ट्रॉन निकला है और यहाँ पे फाइन होल है, इसलिए ऐसा लेते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम बन सके। जिस तरह से आप जानते हैं कि लाइट का बीम होता है, तो उसी तरह से यहाँ पे सेटअप लिया गया है। इसको यहाँ पे हम कर सकते हैं, यह है सिलेंडर विद फाइन होल, फाइन होल, और इसका काम ही है कि इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करना, इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस। और इसको जो है सो कनेक्ट कर दिया है मान के चलिए हाई टर्मिनल से। ये इसको मान लिए कि यहाँ पे ऊपर सेटअप लिया होगा, वहाँ पे जो है सो हाई टर्मिनल वोल्टेज लिया होगा, उसको कनेक्ट कर दिया है। तो इसको जो है सो HT कहते हैं। HT मतलब हाई टर्मिनल, मान लिए कि इसको हाई टर्मिनल वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। और सामने रखा निकेल क्रिस्टल, यहाँ पे रखा है
निकेल का क्रिस्टल, ये है निकेल क्रिस्टल। और निकेल क्रिस्टल में जो है सो यहाँ पे थोड़ा सा डायगोनली जो है सो, जैसे क्यूब देखे हैं तो क्यूब के डायगोनली काटेंगे तो कुछ इस तरह से जो है सो यहाँ पे छेद कर दिया, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे कर्व बना दिया है ताकि इलेक्ट्रॉन टकरा करके, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई पार्टिकल को अगर फेंकेंगे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर करके वो लौट जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसका काम है इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करना। तो थोड़ा हम इसको हटा देते हैं, इसको अगर नोट करना चाहें तो इतना सेटअप आप लोग बनाइए, कर लिए। तो इससे होकर क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बीम बन चुका है। इससे यहाँ पे देखेंगे तो ये इंसिडेंट बीम बनेगा, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम। और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के टकराएगा तो यहाँ पे सामने एक सर्कुलर स्केल लगा दिया जाता है, इसके सामने सर्कुलर स्केल मान लेते हैं कि एक ही तरह से एक ही लेयर बना देते हैं। ये है, अब ये इतना ही तक नहीं, ये ऊपर भी है और थोड़ा और अब आगे भी गया है, तो इसको सर्कुलर स्केल है। सर्कुलर स्केल है और इसके अंदर फिट कर देता डिटेक्टर। मान लीजिए कि ये कुछ डिटेक्टर ऐसे हैं, ये डिटेक्टर है और इसके अंदर फिट किया जाता है एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। जैसे गैल्वेनोमीटर का काम जानते हैं कि स्मॉल करंट को मेजर करता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मान करके चलिए जो फॉल कर करके इस पे आएगा, इस तरह से। जिस तरह से ये इंसिडेंट गया तो इसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है सो कुछ इस तरह से फॉल करेगा। अब जानते हैं कोई पार्टिकल अगर फेंकते हैं तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वो जो है सो लौट करके आ जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ से टकरा करके निकल क्रिस्टल से फिर आ करके ये सर्कुलर स्केल पे आएगा और यहाँ पे डिटेक्टर को फिट कर दिया गया है। और डिटेक्टर जो है सो ये मूवेबल है, ये कैसा है, मूवेबल, इसको मूव कर सकते हैं। डिटेक्टर को हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक जहाँ भी चाहें मूव कर सकते हैं। इसमें फिट कर दिया है सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर का काम ये होता है कि छोटा सा भी अगर उसमें थोड़ा सा भी करंट आएगा तो वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करता है। सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। तो ये सेटअप टोटल कंप्लीट हो चुका है। तो पहले आप लोग देख रहे थे सेटअप को फिर से अच्छी तरह से, उसके बाद आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एक सबसे पहले लगाया क्या, टंगस्टन का फिलामेंट लिया है, उसको एक सर्किट के तहत कनेक्ट कर दिया है लो टर्मिनल बैटरी से, ताकि यहाँ से करंट निकलेगा और ये जो टंगस्टन का फिलामेंट है वो हीट हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, जो है जैसे इससे करंट फ्लो करेगा वो हीट हो जाएगा। और उसके ऊपर कोटिंग कर दिया गया है बेरियम ऑक्साइड का, ताकि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर दे। तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और यहाँ पे हाई टर्मिनल वोल्टेज रखा गया है। तो हाई टर्मिनल वोल्टेज रखा गया तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है सो पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जो है सो हाईली अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ से बहुत ही फास्टली अट्रैक्ट होगा और इससे जो होकर के निकलेगा इलेक्ट्रॉन का बीम बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ निकल के क्रिस्टल से टकराएगा, टकराने के बाद जो है सो ये लौट करके आएगा इस सर्कुलर स्केल पे। तो यहाँ पे एक अजीब फेनोमेना देखा गया कि जैसे कि आप जानते हैं किसी पार्टिकल को अगर हम फेंकते हैं तो फेंकने के बाद एक ही पार्टिकुलर पॉइंट पे आना चाहिए। तो इस जैसे मूवेबल डिटेक्टर है तो यहाँ से डिटेक्टर को जैसे ही घुमा कर देखा गया तो कुछ अचंभा देखने को मिला वहाँ पे कि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन आ ही रहा है, साथ साथ यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कुछ प्रेजेंट आ रहा है, कुछ यहाँ पे भी, कुछ यहाँ पे भी, कुछ यहाँ पे भी। इस तरह से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है सो टूट करके मतलब इलेक्ट्रॉन बिखर करके यहाँ से आ सकता है। तो अगर मान करके चलिए आप जानते हैं कि यहाँ से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आया तो दिमाग में चल रहा होगा कि हो सकता है कि इससे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा, कुछ यहाँ गया होगा, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे गया होगा। तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अगर मान लें कि किसी तरह से ये सेटअप को फिट कर दिया जाए, एक ही इलेक्ट्रॉन को भेजा जाए, एक इलेक्ट्रॉन को जब भेजा गया टकरा करके अगर फिर आया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, यहाँ तो नहीं पहुँच सकता, यहाँ नहीं पहुँच सकता है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद इस पॉइंट पे तो गैल्वेनोमीटर जो है रिफ्लेक्शन आया ही आया, साथ साथ इधर घुमा के देख रहा था, इधर भी आ रहा है, फिर इधर भी आ रहा है।
तो ये कैरेक्टरिस्टिक तो पता चल रहा है कि ऐसा तभी हो सकता है कि जब इंटरफेरेंस पैटर्न बने या डिफ्रैक्शन हो। डिफ्रैक्शन मतलब क्या कि वेव को आप देखते हैं, जैसे कि मान के चलिए सिंगल स्लिट से भेजा था लाइट को, तो लाइट को भेजने के बाद देखें कि बीच में जो बनता है ब्राइट स्पॉट, फिर उसके बाद डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। तो यहाँ पे स्पॉट जो बन रही है ये डिफ्रैक्शन हो रहा है। ये किसका प्रॉपर्टी? ये वेव का है। तो इलेक्ट्रॉन भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया, क्योंकि आप दिमाग में अगर आप लोगों को चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन टूट कर करके बिखर गया होगा, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दें कि ये फंडामेंटल पार्टिकल है, इसको इससे छोटा हो ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन टूट नहीं सकता है। क्योंकि अब तक अगर देखा जाए तो पूरे यूनिवर्स का एलिमेंट्री पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन टूट नहीं सकता है। तो अब इलेक्ट्रॉन को देखा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को भी भेज रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को भेजने के बाद जब देखा तो यहाँ से टकराने के बाद इस पॉइंट पे आना चाहिए। अगर ये पार्टिकल होता सिर्फ तो इस पॉइंट पे आता यहाँ पे, उसके बाद यहाँ तो शो नहीं करना चाहिए, यहाँ पे शो नहीं करना चाहिए। अगर इस डिटेक्टर को घुमा करके देखा जा रहा है तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन का जो है सो प्रेजेंस हर जगह दिख रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा तो इसमें करंट फॉलो होगा, करंट अगर फॉलो होगा तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्योंकि गैल्वेनोमीटर को अगर फिक्स कर दिया गया है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर को फिक्स कर दिया गया है, इसके अंदर गैल्वेनोमीटर है, तो इस गैल्वेनोमीटर को फिक्स करने के बाद जो है सो गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इस तरह का डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और यहाँ से साबित हो चुका है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन को भेजने के बाद भी वो देख रहे हैं कि उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न बढ़ रहा है। डिफ्रैक्शन पैटर्न बढ़ रहा है, इसको ब्रेग्स लॉ से समझाया भी जा सकता है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चल चुका है कि इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल सिर्फ होता तो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे ही आकर के वो टकरा था, लेकिन ऐसा ना होकर के देखा कि इसका जो है सो अलग अलग जगह पे इसका प्रेजेंस मिल रहा है। तो ऐसा देखने के बावजूद ही पता चल चुका कि इलेक्ट्रॉन जो है सो सिर्फ पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक नहीं रखता है, वो वेव बिहेवियर को शो करता है। जिससे कि अगर ये देख रहे हैं कि अभी मूव कर रहा है, तो मूव करने के बाद किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे ना आकर के वो हर जगह कुछ ना कुछ मिल रहा है। उसके बाद जो है सो इस हाई टर्मिनल वोल्टेज को इंक्रीज करके देखा गया, अलग अलग वोल्टेज पे देखा। अगर मान लीजिए शुरुआत में अगर देखा जाए यहाँ पे, अगर यहाँ बना लेते हैं हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो है सो इलेक्ट्रॉन अगर जैसे नंबर ऑफ फॉलिंग इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको कहेंगे इंटेंसिटी। तो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस पर देखा कि एंगल फाई को रखा। तो अगर मान लीजिए छोटे मतलब अगर कम वोल्टेज रखा, अगर मान लीजिए 10 वोल्टेज पे, 10 वोल्ट पे एट 10 वोल्ट पे, अगर 10 वोल्ट पे रखा तो कुछ ज़्यादा नहीं, मतलब जो है सो ये हर जगह तो दिखा, तो कुछ ग्राफ ऐसे आया, ये पार्टिकुलर एंगल कुछ ऐसे आया, मतलब ज़्यादा नहीं दिख रहा है। जब इसको 44 से लेकर 68 तक इस टर्मिनल को, मतलब इसका जो है सो रेंज लिया 44 वोल्ट से लेकर के 68 तक, तो कुछ अजीब फिनोमेना दिख रहा है कि कहीं पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और कहीं पे कम है, फिर कहीं पे ज़्यादा है, फिर कहीं पे कम है। तो ये इसी तरह से हो रहा है जिस तरह से किसी सिंगल स्लिट से लाइट को भेजते हैं तो बीच में बनता है ब्राइट, फिर गायब, मतलब डार्क फ्रिंज, उसके बाद फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। तो इलेक्ट्रॉन का भी कुछ फिनोमेना ऐसा ही होने लगा कि इलेक्ट्रॉन एक जगह पे ज़्यादा है, फिर कम है, फिर ज़्यादा है, फिर कम है। तो इससे पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है और कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है। जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा है उस समय बन रहा होगा मैक्सिमा, दो इलेक्ट्रॉन जैसे मिल गया तो उसको जैसे ब्राइट फ्रिंजेस बनता था तो वहाँ पे मैक्सिमा है तो कंस्ट्रक्टिव बन रहा है, फिर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गायब है वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हुआ होगा। तो इस फिनोमेना से पता चल चुका है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव कैरेक्टरिस्टिक भी अपने साथ रखता है। तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, तो पहले इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए, इसको भी नहीं नोट करना है, नोट कीजिए, इसको नोट कर लिए। तो यहाँ पे देखिए डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर जो होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा फॉल करेगा इसके ऊपर उतना ही करेगा। तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं, यहाँ पे डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, नो मीटर इज directly proportional to number of इलेक्ट्रॉन। इसी को कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंटेंसिटी अगर बात करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलिंग को ही समझिए।
जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा उतना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको तो नोट कर ही लिया आप लोग। तो चलिए इसको मिटा करके इसका जो है सो फिनोमेना हम लोग लिखते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को जो है सो अलग अलग एक्सीलरेटिंग वोल्टेज, जो हाई टर्मिनल वोल्टेज था उसी को एक्सीलरेटिंग टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि द एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म, एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड एट different accelerating potential, accelerating potential, इसी को हम लोग हाई टर्मिनल भी कहते हैं, हाई टर्मिनल वोल्टेज। ये हाई टर्मिनल वोल्टेज को बदल के देखा गया तो जो वैल्यू जो था उसमें इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी का वो कुछ अलग अलग हुआ, लेकिन जो सिग्निफिकेंट आया, बट सिग्निफिकेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व एट 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट। मतलब इस रेंज में जो है सो मतलब उसका इंटेंसिटी देखा गया, वो अलग मतलब कुछ सिग्निफिकेंट आया। अगर हम लोग देखेंगे, जैसे मान के चलिए ये एंगल जो फाई देखें, मतलब अभी जो हम लोग अभी किए थे, जिस तरह से अभी ये कुछ हम लोग निकेल क्रिस्टल लिए थे, निकेल क्रिस्टल से टकराने के बाद जो कुछ ऐसे आ रहा था, तो इस एंगल को हम लोग फाई कहते हैं। अभी जो आप ग्राफ देखे थे, उस ग्राफ में अगर देखेंगे तो ये इंसिडेंट बीम था इलेक्ट्रॉन का और ये था रिफ्लेक्टेड बीम था, इन दोनों के बीच का एंगल जो था उसको फाई कहते हैं। तो उसी फाई को जैसे कि अगर देखा, मान के चलिए अलग अलग चेंज करके देखा गया। अगर यहाँ निकेल क्रिस्टल के ऊपर जो क्या किया था, डायगोनली जो इसके अंदर जो है सो कट किया था ताकि ये इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट कर सके, तो इसको हम अलग अलग एंगल से काट कर करके देख सकते हैं। मतलब ये तो किया था डिवीजन एंड जर्मन के द्वारा, तो वो अलग अलग एंगल पे परफॉर्म किया। लेकिन जब यहाँ पे पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी रखा, इंटेंसिटी अगर वो मतलब जो इससे पहले किया, मतलब कि अगर 10 वोल्ट पे, 15 वोल्ट पे, 20 वोल्ट पे किया, तो कुछ खास इस तरह से नहीं, मतलब कुछ ग्राफ ऐसे आया, तो इसमें कुछ जो है सो हर जगह इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस दिख रहा है। तो इससे कुछ नहीं, जैसे कि वोल्टेज को बढ़ा कर करके, जैसे कि अब ये 44 वोल्ट से लेकर ये 68 वोल्ट तक जब रखा, तो कुछ ग्राफ ऐसा ऑब्जर्व हुआ। तो कहीं पे जो है सो ये इलेक्ट्रॉन का जो प्रेजेंस है बहुत ज़्यादा है और कहीं पे बहुत कम है। तो एक पार्टिकुलर एंगल जो है 50 डिग्री, जैसे कि मान के चलिए इसको मान लेते हैं कि 50 डिग्री पे, ये 50 डिग्री, और ये पोटेंशियल जो है, इस पोटेंशियल को जब बढ़ा चेंज करते करते जब 54 पे आया, ये एट 54 वोल्ट, मतलब जब 54 वोल्ट पे आकर के देखा तो कुछ जो ग्राफ बना इस तरह से, इलेक्ट्रॉन जो है सो बीच में कहीं ज़्यादा है, अब बाद बाकी जो है सो दोनों तरफ कम है, फिर ज़्यादा है, फिर कम है। तो इस तरह से दिख रहा है कि यहाँ पे पीक वैल्यू शो कर रहा है। तो यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं एट 54 वोल्ट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व पीक वैल्यू एट 50 डिग्री। 50 डिग्री पे आकर के ये पीक वैल्यू को जो है सो शो किया है। तो यहाँ से पीक वैल्यू ये बता रहा है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। तो यहाँ से लिख सकते हैं दिस पीक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, intensity of electron shows
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किस पे हो रहा है? क्रिस्टल पे हो रहा था। क्रिस्टल पे इंटरफेरेंस को डील करने के लिए या उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक ब्रैग्स लॉ आता है, विच कैन बी एक्सप्लेन बाय ब्रैग्स लॉ, एक्सप्लेन बाय ब्रैग्स लॉ। इसको ब्रैग्स लॉ, क्रिस्टल पे अगर जब कोई भी इंटेंसिटी मतलब जो है इंटरफेरेंस बनती है, कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव हो, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक ब्रैग्स लॉ आता है। इस ब्रैग्स लॉ को हम लोग समझेंगे। तो कुछ ग्राफ जो है 54 वोल्टेज पे, मतलब जब ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल या अभी जो हम देखेंगे टर्मिनल हाई टर्मिनल वोल्टेज जो लिया गया था, उसको जब 54 वोल्ट पे रखा तो वहाँ से ऑब्जर्व हो रहा है कि 50 डिग्री एंगल पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो मोबाइल डिटेक्टर को ही घुमा करके देखा होगा। देखने के बाद जो उसका इंटेंसिटी है वो 50 डिग्री एंगल पे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व हुआ। कब? जब ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को रखा 54 वोल्ट पे। तो यहाँ से ऑब्जर्व हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो कर रहा है। तो ब्रैग्स लॉ जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ये एक्सप्लेन करता है। चलिए अभी इतना को नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग लिखते हैं। इसको पॉज करके नोट कीजिए। तो यहाँ से ब्रैग्स लॉ जो अभी आया है क्रिस्टल के लिए, उसको हम लोग देख सकते हैं, ब्रैग्स लॉ फॉर क्रिस्टल। तो जो इंटरफेरेंस भी हो रहा है वो क्रिस्टल पे ही हो रहा था, और क्रिस्टल जो लिया गया वो निकेल का लिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो होता है वो 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। और यहाँ पे अलग अलग टर्म का वैल्यू जो हम लोग समझते हैं यहाँ पे। तो अभी ये सबसे पहले थीटा जो दिख रहा है, जैसे कि अभी हम लोग देखे थे कि क्रिस्टल कुछ इस तरह से था, इंसिडेंट बीम जो था इस तरह से, और ये तो ये फाई है। तो ये फाई और थीटा दोनों डिफरेंट है। तो ये होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट बीम या इंसिडेंट वेव एंड क्रिस्टल। अभी हम लोग इसको देखेंगे कैसे क्रिस्टल पे जो इंसिडेंट बीम के साथ ये एंगल बनता है। और ये होता है डिस्टेंस बिटवीन क्रिस्टल लेयर, डिस्टेंस बिटवीन क्रिस्टल लेयर। क्रिस्टल लेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये d है। और ये जानते हैं ये होता है ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, ऐसे को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो मैक्सिमा के लिए इसका वैल्यू होता है 1 2 3 4 5 इस तरह से होता है कुछ। तो यही ब्रैग्स लॉ है। तो इसके द्वारा जो है सो एक्सप्लेन किया जा सकता है जो इलेक्ट्रॉन का इंटरफेरेंस हो रहा, डिफ्रैक्शन हो रहा है, उस पर कंस्ट्रक्टिव कहाँ बन रहा है और कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव बन रहा है। तो इतना को नोट कीजिए। अब उसके बाद हम लोग ब्रैग्स लॉ को देखते हैं अच्छी तरह से। नोट कर लिए? तो चलिए, तो अब हम लोग क्रिस्टल के ऊपर इसको इंसिडेंट कराते हैं वेव को। ये जो अभी इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो बीम बन करके आ रहा है वो भी अब एक वेव बन चुका है। तो यहाँ से हम लोग चाहेंगे तो बना सकते हैं। मान लें कि ये क्रिस्टल है, ये सेकेंड लेयर है, उसी तरह से ये थर्ड लेयर मान लेते हैं क्रिस्टल का। तो दो क्रिस्टल के बीच में ये है निकेल क्रिस्टल। ये निकेल का क्रिस्टल है, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पर रखे थे सामने क्रिस्टल वो निकेल ही था। तो इसके ऊपर जो है सो बहुत सारे एटम होंगे। मान लिए कि कुछ इस तरह से एटम इसके ऊपर मौजूद है। और इनके बीच का डिस्टेंस को d कंसिडर किया जाता है। और यहाँ से जो ये भी एटम इसके अंदर मौजूद होगा।
और यहाँ से हम लोग जो है सो एक इंसिडेंट बीम लेकर के आते हैं। तो मान लीजिए कि जो बीम आकर के इससे टकराया, इस एटम से, तो टकराने के बाद जो है सो ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और इन दोनों के बीच, जैसे कि अभी आप लोग देखे थे कि यहाँ से जो टकरा कर करके आता है, इसी के बीच का एंगल को फाई कहते हैं। और यहाँ से हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इसे मान लीजिए कि एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, तो टोटल एंगल फाई, इसे टोटल एंगल फाई है। तो आप जानते हैं कि आधा एंगल जो है सो कुछ इस तरफ, जो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो होती है वो दोनों बराबर होता है। इस तरह से कर देते हैं। ये है इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रिफ्लेक्टेड बीम हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इस तरह से, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड बीम। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है। अगर टोटल एंगल फाई है तो नॉर्मल है, तो आप जानते हैं कि नॉर्मल से जो दोनों बनता है एंगल इंसिडेंट और एंगल रिफ्लेक्टेड, तो I इक्वल टू R होता है। तो ये भी हो जाएगा 5/2 और ये भी हो जाएगा 5/2। और एक हम लोग इसके पैरेलल ही रे लेकर के आते हैं, एक इससे टकराते हैं। मान लिए कुछ इस तरह से आ रहा है और इस क्रिस्टल से टकराया। इसको थोड़ा सही से कर देते हैं। ये कुछ इस क्रिस्टल से टकराया और टकराने के बाद जो है सो ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया। तो ये सेकेंड है, इस तरह से कुछ आ रहा है। और इनको भी देखेंगे तो इसके नॉर्मल भी बनाएंगे, तो यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा वो भी 5/2 और ये भी 5/2 है। और जो थीटा एंगल हम कहे तो वो थीटा एंगल ये होता है, ये एंगल थीटा होता है, चाहे तो आप इसको ये एंगल थीटा मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को चाहिए जो पाथ डिफरेंस, क्योंकि जनरली आप जानते हैं कि ब्रैकेट में भी हम लोग देख चुके हैं कि 2D sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। तो इंटरफेरेंस या हम लोगों को मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए, तो उसके लिए हमको चाहिए क्या, पाथ डिफरेंस। तो देख रहे हैं कि अगर दो बीम को लेकर के आए हैं तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या ऑब्जर्व हुआ है। तो यहाँ से पाथ डिफरेंस अगर ऑब्जर्व करके देख सकते हैं तो जो एक्स्ट्रा पाथ सेकेंड बीम के द्वारा जो एक्स्ट्रा पाथ कवर किया गया वो कुछ ये है। अगर देखा जाए तो इसको मिला देंगे तो ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन, इसको मान लेते हैं A और ये B है। तो यहाँ से पाथ डिफरेंस जो आ जाएगा, पाथ डिफरेंस हो जाएगा AB प्लस BC। और पाथ डिफरेंस को आप जानते हैं कि किससे डिनोट करते हैं हम लोग, डेल्टा x से। और यहाँ पे पाथ डिफरेंस जो है उसको देख लेते हैं, यही इस तरह से है। तो यहाँ पे अब हम लोग को निकालना है ये वाला, ये AB और BC। तो इसको थोड़ा हम लोग जूम करके बनाते हैं यहीं पे। तो इसको थोड़ा क्रिस्टल को कुछ बड़ा कर देते हैं और मान लिए कि यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो एक तो मानकर चलिए कुछ इस तरह से आया, अरे सही हो, ऐसे आया, इस तरह से ले गया। और फिर सेकेंड को अगर मान लेते हैं कि कुछ इस तरह से आया और ये इस तरह से लौट के चले गया। तो ये वाला पाथ और ये पाथ यही एक्स्ट्रा है। तो ये एंगल को तो आप जानते हैं थीटा होता है, अभी देख चुके हैं। जो क्रिस्टल लेयर और इंसिडेंट बीम ये है और क्रिस्टल का लेयर ये है। तो इन दोनों के बीच का एंगल जो होता है उसको थीटा कहते हैं। और ये है D। और यहाँ से हम इसको मिलाना चाहें तो आप जान सकते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो उसके सामने का ये साइड जो, जैसे कि ये D है तो ये भी D हो जाएगा। और ये अगर जान रहे हैं कि अगर मान लीजिए थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल टोटल अगर देखें तो क्रिस्टल से, क्रिस्टल के ऊपर परपेंडिकुलर गिराए हैं, तो परपेंडिकुलर गिराएं तो ये वाला एंगल जो आ जाएगा वो 90 माइनस थीटा जाएगा, आप जानते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग पाथ डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो देखिए कि अगर जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ होता है एंगल कोस थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा D cos 90 माइनस थीटा, यही होता है।
और ये एक तो इस तरफ का हुआ, फिर एक इस तरफ का, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से पाथ डिफरेंस जो आ जाएगा वही होता है 2D। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो आपको पता चल गया कि यही पाथ डिफरेंस जो होता है 2D साइन थीटा। अब कंस्ट्रक्टिव के लिए हमको देखना है, तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो होता है लेमडा का वैल्यू, सॉरी एन का वैल्यू, वो 1 2 3 4 के ऑर्डर में होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट मैक्सिमा। अगर फर्स्ट मैक्सिमा बना होगा तो उसी को हम लोग फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे, फॉर फर्स्ट मैक्सिमा। तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए हम लोग एन का वैल्यू 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं जो फॉर्मूला आ चुका है 2D, या इसी को कर सकते हैं डेल्टा एक्स इक्वल टू 1 इंटू लेमडा। तो पाथ डिफरेंस जो फर्स्ट के लिए होता है तो वो लेमडा के बराबर होता है, ये मैक्सिमा के लिए, ये मैक्सिमा के लिए होता है। तो इसके जगह पे हम रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं ये 2D साइन थीटा इक्वल टू लेमडा। तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए आ सकता है, आ गया है। और यहाँ से हम लोग चाहें तो थीटा का वैल्यू निकाल भी सकते हैं। अगर यहाँ से हम देख लें अगर सबका वैल्यू, तो जो क्रिस्टल लिए हम लोग निकेल का लिए हैं, और थीटा का वैल्यू जहाँ से हम देख सकते हैं कि ये फाई है और ये फाई है। और फाई जो ऑब्जर्व हुआ था फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, वो आपको याद होना चाहिए कि फाई का वैल्यू जो था वो 50 डिग्री पे जो हुआ था वो मैक्सिमा ऑब्जर्व हुआ था, एट 50 डिग्री पे मैक्सिमा ऑब्जर्व हुआ था। तो 5/2 तो पता चल गया कि ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम तो अब नहीं है। तो हम लोग एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व हुआ यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं लेमडा का वैल्यू, मतलब जो वेवलेंथ है फॉर निकेल क्रिस्टल। निकेल क्रिस्टल के लिए जो डी का वैल्यू होता है वो होता है 0.91 एंगस्ट्रॉम। और थीटा का वैल्यू हम लोग निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। तो थीटा का वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से। अगर ये एंगल फाई है, ये 5/2 है और ये थीटा है, तो 5/2 और थीटा मिला करके दोनों हो जाएगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा। और इसका वैल्यू जानते हैं 5/2, तो 5 का वैल्यू 50 डिग्री है, जो कि मैक्सिमम जो पीक आया था वो 50 डिग्री एंगल पे ही आया था, तो ये 50 डिग्री है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं थीटा प्लस ये 25 हो जाएगा और ये 90 है। तो थीटा का वैल्यू जो है सो 65 डिग्री आ चुका है। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग। तो इसको अगर पुट करेंगे तो देखिए यहाँ से 2 इंटू ये जो डी का वैल्यू दिया हुआ वो 0.9 एंगस्ट्रॉम है, 0.9 इंटू साइन 65 इक्वल टू लेमडा। और इसको कैलकुलेट करने के बाद जो लेमडा का वैल्यू आ रहा है 1.65 एंगस्ट्रॉम। और ये वैल्यू जो है सो एक्सपेरिमेंटली आया है, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ है। ये 1.65 एंगस्ट्रॉम जो है सो अब आ चुका, क्योंकि आप जानते हैं कि ये वैल्यू को मेजर किया जा सकता है, क्योंकि 10⁻⁻2 एंगस्ट्रॉम तक मेजर किया जा सकता है। और ये 1.65 एंगस्ट्रॉम आया है, जो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू मैक्सिमा जहाँ पे बना है उस समय पे आ गया है। तो यहाँ से वेवलेंथ कैलकुलेट कर चुका है। लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो दिया था उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का जो है वेवलेंथ क्या आएगा, तो उसको भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, तो उनके अकॉर्डिंग जो वैल्यू दिया था लेमडा का वो दिया था h/p। और इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बात करेंगे हम लोग, क्योंकि जनरली इसको अगर देखा जाए तो p को हटा करके इसको अगर चार्ज पार्टिकल ले तो 2m
Q इंटू वी। अगर स्पेशली इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए दिया था वो अंडर रूट 150/V, ये एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल होता था। और इसको अगर थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड किया जाए तो ये होता है 12.27 डिवाइड बाय अंडर रूट वी। और V का वैल्यू तो कितना रखा था 54 डिग्री। तो यहाँ से लिख सकते हैं एट V इक्वल टू 54 वोल्ट। सॉरी ये पोटेंशियल है तो ये वोल्ट में रखा था। अब इसके अकॉर्डिंग अब जो ये फार्मूला से यहाँ से लेकर के ये जो फार्मूला लगाएंगे हम लोग लैम्डा का वैल्यू, यहाँ से एंगस्ट्रॉम में आता है रिजल्ट, तो ये आ जाएगा 1.27 डिवाइड बाय अंडर रूट 54। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आता है वो अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो वो आता है 1.67 एंगस्ट्रॉम, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बहुत ही क्लोज है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और ये जो हाइपोथेसिस दिया था उसके अकॉर्डिंग वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू जो है लगभग मैच कर रहा है, क्योंकि 1.67 है और ये 1.65 है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि जो डी ब्रोगली के द्वारा हाइपोथेसिस दिया गया था कि अगर कोई भी जो मूविंग पार्टिकल है वो अपने अंदर वेव कैरेक्टरिस्टिक शो करता है और जो उसका वेव लेंथ निकाल के देखा गया, तो ये तो थ्योरी के अकॉर्डिंग जो फार्मूला दिया था उन्होंने उसके अकॉर्डिंग ये निकाला। तो निकालने के बाद जो वैल्यू आ रहा था वो 1.67 और एक्सपेरिमेंटली वैल्यू जो ऑब्जर्व हुआ 1.65। तो इससे साबित हो गया कि जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल सही है। ये भले ही बड़े पार्टिकल के लिए दिखता नहीं है लेकिन स्मॉलेस्ट पार्टिकल के लिए देखा जाता है कि ये कंप्लीट हो रहा है। और इतना ही नहीं, ये अगर आगे चल कर देखेंगे 19 के बाद अगर देखेंगे इसको तो ये इंटरफेरेंस भी शो किया, इलेक्ट्रॉन ही नहीं, इलेक्ट्रॉन के बाद अगर देखेंगे तो प्रोटॉन, यहाँ तक कि एटम भी। और ये हाल फिलहाल की बात है कि आयोडीन के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि जानते हैं कि इससे बहुत ही बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन से, उनके मॉलिक्यूल भी डिफ्रैक्शन पैटर्न को शो कर रहा है। तो इससे साबित हो रहा है कि जो भी अगर मूविंग पार्टिकल होता है तो अपने अंदर जो है एक वेव कैरेक्टरिस्टिक जनरेट कर लेता है और वो वेव कैरेक्टरिस्टिक जनरेट होने के बाद जो है सो वो पार्टिकल को वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं। और जो पार्टिकल तो पार्टिकल है ही लेकिन अपने अंदर वेव भी कैरेक्टरिस्टिक ले आता है। तो इतना को नोट कीजिए, इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिए हैं तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, तो फिगर में दिया हुआ है कि यहाँ पे एक इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आ रहा है और उसके बाद जो से रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो इंसिडेंट एंगल दिया हुआ है। लेकिन अभी जो फार्मूला अपने लोग जानते हैं कि जो इसके द्वारा फार्मूला 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पिक के लिए क्या रहा है तो यहाँ से यही फार्मूला को हम लोग लगा सकते हैं। तो थीटा आपको देखना है कि थीटा क्या होता था, वो क्रिस्टल और इंसिडेंट बीम के बीच का एंगल होता था, तो थीटा ये होता है। तो यहाँ से आप जानते हैं कि आई के टर्म में अगर निकालना चाहेंगे तो थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा वो 90 माइनस आई। अब इस फार्मूला को पुट कीजिए, 2 sin 90 माइनस आई इक्वल टू एन लैम्डा। तो साइन 90 माइनस आई होता क्या है पता ही होगा, 2 cos आई इक्वल टू एन लैम्डा हो जाएगा, ये है। तो इसको आप देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ये छोटा सा क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो इसको नोट कीजिए। तो सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में जो अभी एंगल दिया हुआ तो वो एंगल का वैल्यू दिया हुआ आई इक्वल टू 30 डिग्री और ये डी का वैल्यू दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम। तो पूछ रहा है यहाँ पे वी शुड बी ऑब्जर्व कितना होना चाहिए, मतलब ये इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है कि आपको एंगल आई दिया हुआ है, ये डी दिया हुआ है और वी कितना होना चाहिए ऑप्शन भी दिया हुआ है 500 वोल्ट, बी में 1000 वोल्ट और सी में देखा जाए तो 50 वोल्ट और डी में 100 वोल्ट है। क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि पहले देखिए हम लोग लैम्डा का वैल्यू निकाल लेंगे किस तरह से, एक्सपेरिमेंटल मेथड से, ब्रैग्स लॉ से, और उसके बाद जो है सो वी का कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग वहाँ से डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो चलिए इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग फार्मूला जानते हैं कि 2d sin थीटा, 2d sin थीटा इक्वल टू होता है n लैम्डा
और जब ये पीक वैल्यू के लिए कह रहा है तो शुड भी कितना होना चाहिए, तो एन का वैल्यू हम लोग 1 ही रख सकते हैं, तो एन का वैल्यू 1 रखेंगे तो इतना हो सकता है। तो डी का वैल्यू दिया हुआ है और साइन थीटा, तो साइन थीटा निकालने के लिए आप जानते हैं कि अगर एंगल आई दिया रहता है तो अभी हम लोग देखे थे कोस आई होता है, तो इस यहाँ पे थीटा जो हो जाएगा वो 90 माइनस आई हो जाएगा, तो 2D साइन 90 माइनस आई इक्वल टू डी। तो यहाँ से डी का भी वैल्यू दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम, तो इसको 1 में ही रहने देते हैं, लेमडा भी एंगस्ट्रॉम में ही आएगा, तो ये आ जाएगा कॉस आई इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ से आप जानते हैं कि लेमडा का वैल्यू आ जाएगा 2 cos 60 डिग्री, और cos 60 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से 2 × 1/2, सॉरी cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1 आ जाएगा, तो लेमडा इक्वल टू जा चुका है, ये 1 एंगस्ट्रॉम है। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ है, लेकिन हमको लेमडा नहीं चाहिए, चाहिए क्या, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, तो लेमडा के लिए जो फॉर्मूला दिया था एंगस्ट्रॉम में, अगर ये लेमडा रहता है, अगर ये इन एंगस्ट्रॉम में, तो 150 डिवाइड बाय V0 एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा, cos 60 का वैल्यू होता है, ठीक है, सॉरी cos आई, इसको थोड़ा यहाँ मिस्टेक कर गए, ये cos आई तो दिया हुआ था 30 डिग्री, तो ये 30 ही होगा, तो इसका वैल्यू होता है √3/2, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो ये आ जाएगा √3 एंगस्ट्रॉम। तो इस वैल्यू को हम लोग पुट कर सकते हैं, तो लेमडा का वैल्यू रखेंगे √3 और डिवाइड बाय √150 डिवाइड बाय V, 150 डिवाइड बाय V, ये वोल्टेज के लिए है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये जगह 150 डिवाइड बाय V, तो V को इस तरफ कर लेंगे, तो 150 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू जानते हैं ये 50 वोल्ट आएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो वोल्टेज में आएगा, वोल्ट में। तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, तो इसको देख लिया। तो यहीं पे ख़त्म होता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे एटम। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।